हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ कंसेप्ट समझे थे। आज प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल करके उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक सवाल देखते हैं। पहले ये सवाल देखिए, मान लीजिए एक वस्तु को मैंने प्रोजेक्ट किया यहां से, इस पॉइंट से वस्तु को मैंने प्रोजेक्ट किया, ये इसका पथ है। दूसरी वस्तु को इसी बिंदु से प्रोजेक्ट किया, ये इसका पथ है। ठीक है ना, ये दूसरा पार्टिकल है और ये पहला पार्टिकल है। उड्डयन काल की तुलना करें पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल, या यूं इसका नाम दे देता हूं, ये ए है, पार्टिकल ए, और ये है आपका पार्टिकल बी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी, और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज ग्रेटर देन एंड लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में से सही बताएं क्या होगा। अब आप ढंग से सोचिए, पहला पार्टिकल को जो मैंने फेंका था, ये यहां से गया ऊपर, यहां से गया ऊपर और यहां आके गिरा है पहला पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल को जो मैंने फेंका था यहां से फेंका, यहां आके गिरा है। तो उड्डयन काल को तुलना करें तो ढंग से समझिएगा, जब आप हल करेंगे तो साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ए का अधिकतम ऊंचाई ज्यादा है बी की तुलना में। जब आप इसको हल करेंगे तो ऐसे सोचेंगे कि देखो, तुम्हें कुछ भी सोचना है ना तो 1D के बारे में सोचो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, 1D प्लस 1D, तो सिर्फ y के बारे में सोचो या सिर्फ x के बारे में सोचो। अगर सिर्फ y के बारे में सोचता हूं तो मैं ये कहूंगा HA इज ग्रेटर देन HB। क्या सही बात है? HA इज ग्रेटर देन HB। पहले के द्वारा जो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है वो A का द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई B के तुलना में वो ज्यादा है। और अगर ऐसा है तो ए पार्टिकल का ऊर्ध्वाधर वेग ज्यादा होगा बी पार्टिकल की तुलना में, और जिसका ऊर्ध्वाधर वेग ज्यादा है उसका उड्डयन काल ज्यादा पाया जाएगा। मतलब TA इज ग्रेटर देन TB। अब दिखने में तो ये लगता है कि यार ये देखो, ये वाला पार्टिकल जो B है वो उसको यहां से फेंका जा रहा है, यहां आके पहुंचा है, वहां जाके पहुंचा है, तो ज्यादा समय तक हवा में रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा समय तक हवा में रहना चाहिए ये उसका हॉरिजॉन्टल रेंज डिसाइड नहीं करता। कितनी देर तक हवा में रहेगा ये डिसाइड करता है कितनी ऊंचाई तक गया है, कितनी ऊंचाई तक गया है। क्यों? क्योंकि प्राप्त किया गया ऊंचाई ऊर्ध्वाधर में दिए गए वेग पर निर्भर करता है, और ऊर्ध्वाधर में दिए गए वेग पे उड्डयन काल भी निर्भर करता है। तो ऐसे देखेंगे दोनों का अधिकतम ऊंचाई बराबर है, चाहे रेंज बराबर है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि दोनों का अधिकतम ऊंचाई बराबर है तो दोनों का वेग बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों का ऊर्ध्वाधर में दिया गया वेग बराबर होगा। अगर दोनों वस्तु का प्राप्त अधिकतम ऊंचाई बराबर है, तो दोनों का वेग बराबर हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों का ऊर्ध्वाधर में दिया गया वेग बराबर होगा। यदि ऊर्ध्वाधर में दिया गया वेग बराबर है तो दोनों का उड्डयन काल बराबर होगा। अब ऐसे सोचो, एक का ऊंचाई ज्यादा, ए का ऊंचाई ज्यादा, देखो ए का ऊंचाई ज्यादा है, बी का रेंज ज्यादा है, तो मुझे एक्स में नहीं सोचना, सिर्फ वाई में भी सोचना है। वाई में ए का अधिकतम ऊंचाई ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका ऊर्ध्वाधर वेग ज्यादा रहा होगा, और जिसका ऊर्ध्वाधर वेग ज्यादा होता है उसका उड्डयन काल ज्यादा रहेगा। इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लो, पहले स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लो आराम से। तो मैं ऐसा महसूस हुआ होगा, सर आप ऊर्ध्वाधर वेग किए जा रहे हो। हाँ, तो मैं y का कहानी अलग ही समझूंगा पूरा, वो x का कहानी अलग ही समझूंगा पूरा। जरूरत पड़ेगा तो दोनों को जोड़ूंगा तोड़ूंगा, यही तो है 2D मोशन का काम। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, लिख लिया, देखो आगे। समझना है यहां पे, समझना बेटा। यहां पे गेंद को 50 मीटर पर सेकंड वेग से, मतलब प्रक्षेपित किया है मैंने 50 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 60 डिग्री के कोण पर। तो अधिकतम ऊंचाई 36 परास तथा उड्डयन काल बताया। एकदम बेसिक सवाल है। उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है? 2uy/g। 36 परास का फॉर्मूला क्या होता है? 2uxuy/g। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? uy का होल स्क्वायर बाई 2g। ये सूत्र रटा हुआ होना चाहिए, और असल में यही बेसिक सूत्र है। अब ये 2u का मतलब क्या हो गया? 2ui का मतलब क्या होता है? u साइन थीटा। मान लो u वेग से तुमने प्रक्षेपित किया 36 से कुछ थीटा कोण पे, तो ये वाला जो वेग है ये होगा u cos थीटा, जिसको आप ux कहते हैं, और ये होगा ui जो कि होगा u साइन थीटा।
तो बताइए 2u साइन थीटा बाई जी, यही तो होता है उड्डयन काल। अब साहब यहाँ पे मान रख देते हैं अपन, मान रखिए 2u का मान रखिए 50, साइन 60 कितना होता है √3/2 और g की वैल्यू रखेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5√3 सेकेंड आंसर आ गया। अब रेंज हो जाएगा आपका u² साइन 2 थीटा बाई जी, यही बनेगा। ये 2 cos थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब u² कितना होगा, तो u कितना है 50, 50 गुना 50 लिख लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे थीटा को 60 रखोगे तो 2 थीटा मतलब साइन 120, और साइन 120 और साइन 60 का मान बराबर होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। साइन 60 और साइन 120 का मान बराबर होता है, तो √3/2 बाई जी की वैल्यू 10। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, और 2 से चाहो तो ये कैंसिल होगा 25, 25 बचे 125, 125 √3 मीटर। अधिकतम ऊंचाई ui मतलब u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। u साइन थीटा बताइए क्या होगा, u साइन थीटा, u का मान 50 और साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू को रख देंगे अपन 10। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 50 गुना √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का होल स्क्वायर 4 गुना ये 2 पहले से था गुना ये 10। 0 से 0 काट दो, 2 से ये काटोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 25, 25 बचे 125 और 125 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 375, 375/4 मीटर। ये आपका हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई। तो कैलकुलेशन कोई खास मायने नहीं रखता है, आपके लिए ये मायने रखता है कि आप T, R और H कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 बातें हैं। कई बार जो सवाल होता है उसमें वेग दिया होता है, सीधा वेग दिया है, तो बोल रहा है कि इतने बेग से मैंने फेंका, तो वो नेट बेग है, उसका कुछ घटक x में भी होगा y में होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो कोण भी दे दिया, कितने कोण पे फेंका है। ये कोण भी ध्यान से पढ़ेंगे कि क्षैतिज से दिया है या ऊर्ध्वाधर से दिया है। अगर कोण क्षैतिज से दिया है तो क्षैतिज की तरफ जो घटक होगा वो कॉस वाला होगा, और ऊर्ध्वाधर से अगर दिया है तो ऊर्ध्वाधर वाला घटक कॉस वाला होगा। और y में अगर आपको बेग पता चल गया तो x को मारो गोली, और मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट से उड्डयन काल हो जाएगा 2 इंटू वाई का बेग बटा जी, 2 इंटू वाई का बेग बटा जी। अधिकतम ऊंचाई होगा y का बेग का होल स्क्वायर बटा 2g, और रेंज हो जाएगा आपका x का बेग इंटू उड्डयन काल, x का बेग ux इंटू उड्डयन काल 2ux बाई जी। और बाकी फॉर्मूला की बात है तो डायरेक्ट याद भी रखो, अधिकतम ऊंचाई u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्षैतिज परास u² साइन 2 थीटा बाई जी एंड उड्डयन काल 2u साइन थीटा बाई जी। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें, लिख लिया साहब, आगे देखिए। देखो भाई, यदि वस्तु को u वेग तथा वर्टिकल से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया है, कहां से प्रक्षेपित किया है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण से प्रक्षेपित किया, ऊर्ध्वाधर, देखो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सारा वही रहेगा, बस यहाँ पे थीटा लेने का तरीका अलग हो जाएगा। ऐसे फेंका है, मान लो वस्तु को ऐसे फेंका है, यहां से थीटा कोण पे फेंका है और बेग कितना दिया है, u दिया है, ठीक है ना। अब इसका जो x घटक होगा, इसका जो x घटक होगा, x घटक जो होगा ux, वो हो जाएगा आपका u का इधर वाला है बेग, तो u साइन थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा uy, वो हो जाएगा आपका u cos थीटा। अब अगर आप उड्डयन काल लिखते हैं तो उड्डयन काल आपका होगा 2 इंटू ऊर्ध्वाधर की दिशा में जो बेग है वह u cos थीटा, तो 2u cos थीटा बाई जी। अधिकतम ऊंचाई होगा u², u ऊर्ध्वाधर का बेग का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो u² cos स्क्वायर थीटा, u² cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और क्षैतिज परास क्या होगा, तो तुम थीटा इधर से लो या इधर से लो, बात उतना ही पड़ेगा। सही बात है क्या, देखो कैसे। क्षैतिज परास क्या होता है, x की दिशा का बेग u साइन थीटा, तो x की दिशा का जो बेग है वो है तुम्हारा u साइन थीटा, और जो उड्डयन काल है वो है तुम्हारा 2u cos थीटा बाई जी,
2u cos थीटा बाई जी। तो ध्यान से देखना, u तो हो जाएगा तुम्हारा u स्क्वायर, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी। तो असल में क्या होता है कि क्षैतिज परास दो चीज़ों पर निर्भर करता है, उड्डयन काल जो कि y के वेग पे निर्भर करेगा, और x की दिशा में जो वेग दिया है क्षैतिज परास उस पर निर्भर करता है। तो x की दिशा का वेग और उड्डयन काल में y का दिशा का वेग, तो x और y की दिशा का वेग का गुणनफल आता है यहाँ पे। तो तुम यहाँ से थीटा लो तो ये कॉस ये साइन, और ऊपर से थीटा लो तो ये कॉस ये साइन, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो बात तो रेंज के लिए वही रह जाएगा। तो रेंज में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्षैतिज परास में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर है ये बात? आराम से स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए, फटाफट करिए, स्क्रीन को पॉज कर दिया, इसको लिख लीजिए। आगे देखिए बेटा, प्रक्षेपित वस्तु का स्थिति t समय पर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मुझे ये नहीं पता कि वस्तु को कितने कोण पे फेंका है, वस्तु को कितने वेग से फेंका है, मुझे ये पता ही नहीं। प्रक्षेपित वस्तु की स्थिति दे दिया किसी भी t समय पे, किसी भी t समय पे वस्तु कहां होगा ना वो दे दिया। यदि वस्तु का स्थिति t समय पर ये रहे, प्रक्षेपित वस्तु का स्थिति t समय पर ये है, प्रोजेक्टाइल का ही सवाल है बेटा, प्रक्षेपित वस्तु का स्थिति किसी भी t समय पे ये दिया हुआ है, तो मुझे HTR तथा प्रक्षेपण कोण बताया, मतलब अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास तथा प्रक्षेपण कोण बताया। अब इसको कैसे करेंगे? तो ऐसे समझो, मैंने 2D मोशन में तुम्हें समझाया था कि अगर तुम्हें r पता है तो dr बाई dt करोगे तो नेट वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, और ये रहा x की स्थिति। समझिएगा, ये जो 4ti कैप है, आपको नहीं लग रहा है ये x की स्थिति है? ये किसकी स्थिति है? ओहो हो, हाँ, ये किसकी स्थिति है? x वाला है क्योंकि i कैप है, और ये किसकी स्थिति है? j कैप है। जब इसको आप अवकलन करोगे t के सापेक्ष, तो ये 4t का अवकलन करोगे तो यहां पे बचेगा 4, क्योंकि t का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, और i कैप एज इट इज रह जाएगा। प्लस जब इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5। क्या हो जाएगा बेटा? 5। ये हो जाएगा आपका 5 माइनस ये 2 बाहर, टी स्क्वायर का अवकलन 2t, तो ये हो जाएगा आपका 4t j कैप। ठीक है बेटा, ये रहा आपका 5 माइनस 2t स्क्वायर j कैप। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो ये हो जाएगा 4i कैप x का वेग, और 5 माइनस 4t j का वेग। तो एक बात बताओ, किसी भी t समय पे अगर मुझे वेग पता है, x का वेग है 4i कैप, तो ये परिवर्तित है कि नियत है? इसको भी पता करने के लिए आप एक काम करते हैं, इसको अवकलन कर लेते हैं। तो वेग का अवकलन क्या बता देता है साहब? त्वरण। तो अब ध्यान से देखेंगे, वेग का अवकलन क्या बताता है? त्वरण। तो जैसे मैं इसको अवकलन करूंगा तो ये 4 है, नियत है, फिक्स है, इसका अवकलन हो जाएगा 0i कैप, मतलब x की दिशा में कोई त्वरण नहीं। प्लस जब इसको अवकलन करूंगा तो 5 का अवकलन 0, माइनस 4 बचेगा इधर, माइनस 4, क्योंकि t का अवकलन हो जाएगा 1, तो माइनस 4j कैप। 0i कैप का कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि त्वरण है माइनस 4j कैप। त्वरण क्या है? माइनस 4j कैप। अब चलो प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में सारी बातें आपको अच्छी से पता है। क्या क्या आपको पता है? ध्यान से सुनिएगा। उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है 2y की दिशा का प्रारंभिक वेग बटा त्वरण, y की दिशा का त्वरण, जी y की दिशा में त्वरण है। अब y की दिशा में त्वरण साहब 10 नहीं है, वो तो 4 है। जैसे आप लिखते थे ना माइनस जी मतलब माइनस 10, ये माइनस 4 आ रहा है, तो जी के जगह पे रखोगे आप 4, 2 एंड y की दिशा का वेग बताओ। तो y की दिशा का वेग यहां पे बोलो, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? ये वेग है। ये किसका वेग है? x की दिशा का वेग है। साफ समझना, ये किसका वेग है? x की दिशा का वेग है। x में त्वरण शून्य है, मतलब x की दिशा का वेग हमेशा नियत रहेगा। y की दिशा का वेग कैसे? यहाँ पे वेग है t के फलन में, t को 0 रख दोगे तो प्रारंभिक वेग तो 5 ही आ रहा है, मतलब y की दिशा का प्रारंभिक वेग 5 है। कोई खास बात नहीं है, सीधा सीधा इसका अवकलन कर दो, सारा कहानी खत्म हो गया। वेग तुम्हें पता ना, किसी भी t समय का जब वेग लिखते हैं, किसी भी t समय पे वेग लिखते हो तो x का वेग हमेशा नियत रहता है, y का वेग माइनस 80, तो a हो गया तेरा 4। अरे राम लाल, तो यहां पे देख y का वेग बोल 5, 5 गुना 10 बटा 4, 10 बटा 4 सेकेंड हो जाएगा आंसर। अब तुम अधिकतम ऊंचाई निकालोगे, h मैक्स क्या होता है? ui का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ui का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो y की दिशा का प्रारंभिक वेग बताइए क्या? ये रहा 5, y की दिशा का प्रारंभिक वेग 5, तो यहां पे रख दो 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू को क्या रखोगे? 10। y की दिशा का जो वेग है वो क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25 बटा 20, 25 बटा 20 मीटर। अच्छा रेंज बताओ, रेंज क्या होता है? 2 ux ui बाई
जी, तो 2 ux, अच्छा जी को 10 नहीं रखेंगे, सॉरी, जी की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, तो ये आएगा आंसर 25/8। आर बराबर होगा 2 ux बोलो, तो ux आपका होगा x की दिशा का वेग है आपका 4, y की दिशा का वेग आपका 5 बटा जी की जगह पर आप रखोगे 4, जी की जगह पे क्या रखोगे 4, तो ये आएगा 4 से 4 कैंसिल, 5 गुना 10, 10 मीटर आ गया आपका क्षैतिज परास। 10 मीटर क्या आ गया आपका क्षैतिज परास। तो क्या आपको अच्छे से समझ में आई ये बात? 10 मीटर आ गया आपका क्षैतिज परास, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन को पॉज करके आराम से इसको लिखिए। देखिए ये बात समझने की कोशिश करिए कि जब आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, समझिएगा, जब आपको डायरेक्टली बेग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साहब? डायरेक्टली बेग दिया हुआ है, सॉरी स्थिति दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है। कब का स्थिति दिया हुआ है? प्रारंभिक स्थिति की किसी भी टी समय का, किसी भी टी समय का स्थिति दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका x का स्थिति और ये हो जाएगा आपका y का स्थिति। देखिए ये हो जाएगा आपका x का स्थिति और ये हो जाएगा आपका y का स्थिति। अब स्थिति को अवकलन करने से तो बेग मिलता ही है ना, तो बेग मिल गया। अब बेग में साफ साफ पता चल रहा है कि x का बेग है 4 और हमेशा x का बेग 4 ही रहेगा। y का प्रारंभिक बेग है 4, जैसे ही समय को 0 रखोगे तो ये 0 होगा, y का प्रारंभिक बेग 4 और इसको अवकलन करने पे y का प्रारंभिक बेग 5 और इसको अवकलन करने पे -4 आ रहा है, मतलब y की दिशा में त्वरण -4 है। फिर अपने को चाहिए ही नहीं कुछ, ये रहा THNR का फॉर्मूला, x का बेग, y का बेग और g के संबंध में वैल्यू पुट कर दिया। हाँ बच्चे यहाँ पे गलत आंसर निकालते हैं, g को 10 रख देते हैं, असल में g 10 नहीं आ रहा, देखो ये 4 आ रहा है, g का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। आगे देखिएगा, यदि गेंद को 50 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया तो गेंद कितने समय बाद 36 से 45 डिग्री पर गति कर रहा होगा? ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, इस पे सवाल कराते हैं क्योंकि सवाल आपके सामने अचानक से आएगा। वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री के कोण पे फेंका, देखो कितने बेग से फेंका है, 50 से मीटर पर सेकेंड के बेग से फेंका है, 36 से कितने कोण पर फेंका है, 60 डिग्री पे कोण फेंका साहब। अब इसका जो इंक्लिनेशन है वो 36 से प्रारंभिक कोण है 60 डिग्री। अब क्या वो 60 पे ही चलता रहेगा, ये कोण कम होता जाएगा? तो देखो यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पे देखोगे तो एग्जैक्टली वस्तु u cos थीटा बेग से 36 दिशा में चल रहा है। तो अभी 60 डिग्री ऊपर ऐसे चल रहा था और अभी 36 में चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे किसी t समय पे वस्तु जो होगा वो 60 से कम कोण बना रहा होगा और आपसे पूछा है कितने समय बाद वो 45 डिग्री कोण पर गति कर रहा होगा। तो मान लो कि ये 45 डिग्री कोण पर गति कर रहा है। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो x का जो बेग होता है हमेशा u cos थीटा रहता है क्योंकि x एक्सिस में कोई त्वरण नहीं है। तो यहां भी इस बिंदु पर भी x दिशा में जो बेग होगा वो u cos थीटा ही रहेगा और y की तरफ जो बेग आएगा वो रहेगा u sin थीटा माइनस gt t समय के बाद। और आप कह रहे हो कि बस तो यहां से 45 डिग्री कोण पे गति कर रहा है। प्रारंभिक प्रक्षेपण कोण है बेटा 60 डिग्री और प्रारंभिक वेग भी था 50 मीटर प्रति सेकेंड से 60 डिग्री पर फेंका है। लेकिन वो 60 डिग्री पर हमेशा और 50 मीटर से नहीं चलता रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा x का बेग नियत है लेकिन y का बेग कम होता जाएगा और x और y का जब वेक्टर सम से जोड़ निकालो तो कम ही आएगा, मतलब धीरे धीरे उसकी चाल कम होती जाएगी और वो x की तरफ झुकता जाएगा। तो किसी भी t समय पे ये 45 डिग्री पे चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए अल्फा एंगल है। तो इस ट्रायंगल से आप साफ साफ लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू बोलिए u sin थीटा माइनस gt बटा आधार बताइए, आधार है आपका u cos थीटा। तो आधार की जगह पे रखेंगे आप u cos थीटा। कितने कोण की बात कर रहा था? 45 डिग्री, तो अल्फा की जगह पे आप 45 रख देंगे। tan 45 की वैल्यू बोलिए कितना होता है? tan 45 डिग्री क्या होता है साहब? tan 45 डिग्री हो जाता है 1 इज इक्वल टू u तो तुम्हारा दिया हुआ था 50 इंटू 60 डिग्री पर मतलब साइन 60 माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू समय t बटा u आपका दिया होता है 50 इंटू कॉस 60। अब इसको अपने को क्या करना है? हल करना है। tan 45 का वैल्यू बोलिए तो क्या होता है? 1 हो जाता है। तो ये 1 होगा तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस 60 होता है 1/2 तो ये आएगा आपका 25 इज इक्वल टू 50 √3/2 माइनस 10t। ये भी कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 25। अब ध्यान से देखेंगे ये 25 और वो है 25 √3। 10t को इधर लाओ,
10t को इधर लाओगे तो ये तुम्हारा बनेगा 25, कॉमन निकाल लोगे √3 - 1, और यहाँ से तो t = 10 से भाग दे दो तो ये बनेगा 2.5 √3 - 1 सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? देखो बेटा, जैसे ही वस्तु को प्रक्षेपित करते हो तो वो कुछ थीटा कोण बना रहा होता है और बेग u से प्रक्षेपित करते हो। अब इसका जो बेग का x में घटक होगा वो हमेशा नियत रहेगा। x दिशा का बेग परिवर्तित नहीं होता है क्योंकि x में कोई त्वरण नहीं है, तो x में वस्तु हमेशा u cos θ से चलता रहेगा। लेकिन जो y का बेग है वो कम होता जाएगा, और नेट वेलोसिटी क्या है? x और y का सम। जब y का बेग कम हो गया है तो ऑब्वियस ही है कि इसका जो इंक्लिनेशन होगा वो धीरे धीरे बड़े वेक्टर मतलब x की तरफ झुकता जाएगा, क्योंकि x का मान नियत है और y का मान लगातार कम हो रहा है, तो इंक्लिनेशन थोड़ा कम होता जाएगा। ये देखिए, इंक्लिनेशन थोड़ा कम होता जाएगा। तो फेंका था 60 पे, थोड़ी देर बाद फेंका था मैंने 60 पे, थोड़ी देर बाद 45 पे चल रहा होगा। अब निकालते कैसे हैं? तो tan 45, ये देखो tan 45 लंब y की दिशा का बेग किसी भी t समय पे बटा x की दिशा का बेग किसी भी t समय पे। x की दिशा का बेग u cos θ रहेगा, y की दिशा का बेग हो जाएगा u sin θ माइनस ct। क्लियर है ये बात? समझ आया? आगे देखते। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको आराम से लिखिए। लिख ले बेटा, आगे देखो। यदि वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया तो वस्तु का चाल बताएं जब वो 36 से 30 डिग्री कोण पे गति कर रहा होगा। ये तो साफ साफ ऐसा बोल रहा है कि वस्तु को 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री कोण पे फेंका, तो फिर वही बात कर रहा है कि 36 से ही 60 से फेंका है, ऐसा फेंका। देखो, ये है प्रक्षेपण कोण 60 डिग्री और प्रक्षेपण बेग 50 मीटर पर सेकेंड। वस्तु को जब फेंका था जिस क्षण पर, उस क्षण पर वस्तु का बेग कितना है? 50 मीटर प्रति सेकेंड। जिस क्षण पे वस्तु को फेंका था उस क्षण पे वस्तु का बेग है 50 मीटर पर सेकेंड। जैसे वस्तु को फेंका उस क्षण पे उसका बेग था 50 मीटर पर सेकेंड, और कोण क्या था? 36 से 60। धीरे धीरे आपको पता है कोण कम होता जाएगा। तो ये कह रहा है कि कितने समय बाद, नहीं, जब वो 30 डिग्री पे चल रहा होगा, जब वो कितने डिग्री पे होगा? 30 डिग्री पे। देखो यहाँ से ऐसे इसका बेग मान लो कुछ v हो गया और ये कोण हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। तो जब 36 से 30 डिग्री के कोण पे गति कर रहा है, 36 से 30 डिग्री के कोण पे गति कर रहा है, उसी क्षण पर वस्तु का चाल क्या होगा? अब सुनो ढंग से। अब ये जो v आया है ना, वो असल में ये जो ऐसे तुम कह रहे हो, ऐसे जो दिखा रहे हो, बोल रहे हो ये v है जो यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर आया, ये v vx और vy से मिलके बना है। नेट सम है y का बेग और x का बेग। x का बेग किसी भी क्षण पे परिवर्तित होता नहीं है, वो हमेशा x दिशा में u cos θ के बराबर रहता है, वो ये वाला जो u cos θ होता है। और अभी कह रहे हो आप इसका बेग मान लिया कुछ v है, तो v का 36 घटक आप जब देखोगे तो ये होगा v cos 30 डिग्री। ये क्या होगा? v cos 30 डिग्री। और इस v cos 30 डिग्री का जो मान होगा वो u cos θ के बराबर होना चाहिए, ये समझ लो। क्योंकि यहाँ पे मान लो कोई चाल v है, इसका x का जो घटक होगा वो होगा v cos 30। देखो ना, ये चाल मान लिया v, तो x का घटक होगा v cos 30, और होना कितना चाहिए? x की तरफ बेग हमेशा u cos θ होता है। u का मान बोलो साहब 50, शांत रहना, यहाँ पे देखना, u का मान बोलो क्या है? 50। तो u का मान रख दो यहाँ पे 50, और कितने कोण पे होगा था? 60 पे, तो cos 60। यहाँ पे क्या है? cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2 इंटू v। ये cos 60 यहाँ पे 1/2 होगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब v बराबर आ जाएगा 50/√3 मीटर प्रति सेकेंड। जब वस्तु को प्रक्षेपित किया था उस क्षण पर उसका चाल था 50, लेकिन वस्तु जब 30 डिग्री पे चल रहा होगा, 30 डिग्री के कोण पे गति कर रहा होगा, उस क्षण पे उसका चाल होगा 50/√3 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा चाल? 50/√3 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आराम से लिखिए। क्लियर है ये बात? आगे देखिए। वस्तु u बेग से प्रक्षेपित किया तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का चाल प्रारंभिक चाल का आधा है, तो प्रक्षेपण कोण बताएं। ये एग्जैक्टली नीट 2014-13 का सवाल है कि वस्तु को u बेग से प्रक्षेपित किया तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का चाल प्रारंभिक चाल का आधा है।
वस्तु को कितने वेग से प्रक्षेपित किया साहब? u वेग से। वस्तु को अपन ने u वेग से प्रक्षेपित किया तो अधिकतम ऊंचाई पे जो उसका चाल है वो होता कितना है? कितना होता है बताओ, होता कितना है? तो अगर u वेग से फेंका है और प्रक्षेपण कोण है तुम्हारा थीटा मान लिया, तो यहाँ पे चाल x की दिशा में हमेशा नियत रहता है, वो u cos थीटा होता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे जो ऊर्ध्वाधर दिशा में चाल है वो हो जाता है 0। तो x में चाल होता है u cos थीटा, ये हमें पता है, ये पहली बार इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ऐसा होता ही है। पहली बार जो क्वेश्चन का कंडीशन है वो ये है कि वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित किया तो अधिकतम ऊंचाई पे वस्तु का चाल प्रारंभिक चाल कहा जाए। तो अधिकतम ऊंचाई साहब ये है, अधिकतम ऊंचाई पे जो चाल है वो प्रारंभिक चाल u का आधा है, मतलब ये u/2 है। तो प्रक्षेपण कोण बताइए क्या होगा? अरे भाई u/2 है तो u से u कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आंसर। यहां से तो साफ पता चल रहा है ना कि cos थीटा कितना हो जाएगा? 1/2। और अगर cos थीटा 1/2 है, यहाँ से cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 60 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके आराम से इसको लिखिए, स्क्रीन को पॉज करके आराम से इसको लिखिए। क्लियर है ये बात? आगे देखिए बेटा, वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित किया तो अधिकतम ऊंचाई पर उन्नयन कोण बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है समझिएगा। एक वस्तु को मैंने u वेग से फेंका है, कितने वेग से फेंका है साहब? u वेग से। चलो ठीक है, u वेग से फेंका है, कितने कोण पे फेंका है? थीटा कोण पे। तो अधिकतम ऊंचाई का उन्नयन कोण बताएं। उन्नयन कोण होता है कि क्षैतिज से मैं कितना ऊंचे एंगल पे ऊपर वाले पॉइंट को देखने के लिए नजर उठाता हूं, मतलब इस पॉइंट को देखने के लिए मैं क्षैतिज की दिशा से कितना ऊपर आंख उठाता हूं, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन को निकालने के लिए इस पॉइंट से प्रक्षेपण बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण बिंदु बोलते हैं। तो इस प्रक्षेपण बिंदु पे बैठ के इस अधिकतम ऊंचाई को देखने के लिए इस लाइन पे देखूंगा मैं। ये कोण आपसे पूछा है अल्फा, ये लाइन से देखूंगा तो ये ट्रायंगल बना लेता हूं साहब मैं एक। अगर यहां से यहां तक 36 परास है r, तो इसका आधा हो जाएगा r/2 और अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा h। तो मैं लिख सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू लंब h और आधार r/2, लंब h और आधार r/2। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, कोई खास बात नहीं है। 2 कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर। तो 2h/r दिखाई देगा। ठीक है, अब h का मान क्या होता है? तो h का मान आप लिख सकते हो 2ui का होल स्क्वायर बाई 2g, यही तो h होता है। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है 2ux ui/g। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे ढंग से आप देखें तो कुछ टर्म कैंसिल होगा, जैसे g से g कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, अच्छा ui से ये ui कैंसिल होगा तो एक ui बचेगा। तो आप ढंग से देखिएगा तो tan अल्फा हो जाएगा आपका ui डिवाइडेड बाई, देखो ui डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ux। एंड ui बाई ux क्या होगा? ui क्या होता है? u साइन थीटा और ux होता है u cos थीटा। तो u से u कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? tan थीटा। तो आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2, tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan θ/2। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan θ/2। क्लियर है ये बात? तो ये उन्नयन कोण है, ये याद रख लो कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि रिजल्ट याद रख लो, या रिजल्ट भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्नयन कोण tan अल्फा और tan θ/2 होता है, जहाँ पे थीटा है प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण क्या है? देखो प्रक्षेपण कोण क्या है? देखो ये थीटा जो है, ये जो थीटा है वो प्रक्षेपण कोण था, और उन्नयन कोण क्या है आपका? ये अल्फा। थीटा क्या है? प्रक्षेपण कोण है। आराम से स्क्रीन पॉज करके लिखिए, आराम से स्क्रीन पॉज करके लिखिए। क्या आप लिख चुके हैं? ये देखिए समझिएगा, ये एम्स 2006 का सवाल है। एम्स 2006 का सवाल है। सवाल क्या पूछा था सुनना, सवाल पूछा था कि एक वस्तु को u वेग और थीटा कोण पे मैंने प्रक्षेपित किया। एक वस्तु को u वेग तथा थीटा कोण पे अपन ने प्रक्षेपित किया। ठीक है, u वेग से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया। तो प्रक्षेपण
बिंदु से अधिकतम बिंदु के बीच, ये अधिकतम ऊंचाई है, से अधिकतम ऊंचाई के बीच औसत चाल बताएं। औसत चाल बताएं। क्या सवाल पूछा है कि वस्तु को यहां से फेंका है, तो प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई के बीच औसत चाल बताएं। तो प्रक्षेपण बिंदु ये रहा साहब, अधिकतम ऊंचाई है, इनके बीच का औसत चाल क्या होगा? देखो बेटा, औसत चाल वैसे तो होता है कुल विस्थापन, देखो मैं लिखता हूं, औसत चाल बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि औसत चाल होता है कुल विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। लेकिन यहाँ पे कुल विस्थापन निकालने की कोशिश करोगे तो इस बिंदु से इस बिंदु का विस्थापन निकालने के लिए, ये पूरा लाइन निकालने के लिए तुम्हें h लिखना पड़ेगा, फिर r/2 लिखना पड़ेगा। इस h में आएगा u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये r/2 में आएगा u² sin 2 थीटा बाई g। अब उसके बाद जब इसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर इन दोनों का रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो जीवन निकल जाएगा। फिर कैसे करेंगे सॉल्व? तो एक आसान तरीका है, देखो याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 चीजें याद रखनी जरूरी होती है कि यदि एक समान त्वरण के साथ कोई गति हो रहा हो, क्या ये एक समान त्वरण के साथ गति, हाँ नियत त्वरण y की दिशा में तो लग रहा है ना, तो एक समान त्वरण के साथ अगर कोई गति हो रहा हो तो इसका औसत चाल हमेशा होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा लिया गया बटा 2, मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। हमेशा जब 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 नियत त्वरण हो तो औसत वेग, औसत चाल बोल दिया, सॉरी मैंने औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय, औसत वेग, चाल नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अब चाल क्यों नहीं, वेग क्यों लिखा है सुनो। चाल निकालने के लिए कुल दूरी लिखते हैं, और दूरी ये प्रक्षेपीय पथ का दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात अभी अपन बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी क्या निकाल रहे हैं, वेग। ये करना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये परवलयाकार पथ है, परवलय है, और उस परवलयाकार पथ का दूरी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परवलयाकार पथ का दूरी निकाला, परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर, वो परवलय, ये वाला इक्वेशन याद नहीं, ग्राफ बनाया था y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा परवलय बना था ना, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, माइनस एक्स स्क्वायर तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। उस परवलय का पथ का लंबाई निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अब औसत चाल बहुत मुश्किल से निकलता है, तो पूछा ही नहीं जाता। वो औसत वेग जरूर पूछा जाता है क्योंकि औसत वेग के लिए आपको कोई मतलब नहीं है वस्तु किस रास्ते से गया है, ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है, इन दोनों को लाइन से मिला देंगे, ये विस्थापन हो जाएगा और कुल विस्थापन बटा लिया गया समय हो जाएगा आपका औसत वेग। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, यदि नियत त्वरण हो तो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2 कर दो। तो साफ साफ देखो, प्रारंभिक वेग u था, लेकिन ये वेग चाहिए, दिशा के साथ चाहिए, तो ये u cos थीटा i कैप और u sin थीटा j कैप हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग लिखेंगे आप u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप प्लस फाइनल वेलोसिटी तो x में ही बचेगा, u cos थीटा i कैप, क्योंकि y की दिशा का वेग क्या हो जाएगा, अंतिम अधिकतम ऊंचाई पे 0, तो इसको लिखेंगे u cos थीटा i कैप, इसको लिखेंगे आप u cos थीटा i कैप डिवाइडेड बाई 2। तो v एवरेज जो आपका बनेगा, क्या बनेगा साहब, v एवरेज आपका बनेगा u cos थीटा i कैप और u cos थीटा i कैप, तो ये बनेगा 2u cos थीटा 2u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप बटा 2। अब इसका परिमाण निकाल दो। तो परिमाण निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, जब आप परिमाण निकालेंगे तो 2 तो ऐसे भी बाहर रख लो, बटा 2 तो परिमाण ही है वो ना, उसमें परिमाण क्या निकालोगे, तो 1/2 बाहर रखो, इसमें कोई खास बात नहीं। और u भी दोनों में कांस्टेंट, तो u/2 बाहर निकाल लो। u/2 बाहर निकालोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 2 cos थीटा और ये बनेगा sin थीटा। 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बोलो तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का रूट। ये अपने परिमाण निकाल दे, ये आपका आएगा आंसर। एम्स 2006 का ये सवाल है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u/2 रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, ये आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है ये बात। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2।
जब नियत त्वरण हो तो हमेशा नहीं होगा। अब एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 तभी होगा जब वस्तु नियत त्वरण के साथ गति कर रहा हो। क्या आपको ये समझ में आया? बहुत आसान है, 3 लाइन का कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं है। आराम से स्क्रीन को पॉज करके लिखिए। लिख लिया बेटा? आगे देखो, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया, आगे देखो। अब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ आगे कंसेप्ट और समझते हैं, जैसे पथ का समीकरण। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन पढ़ते हैं पथ का समीकरण। पथ का समीकरण। जब मैंने 2D मोशन शुरू किया था तो आपको समझाया था पथ के समीकरण का मतलब क्या होता है। क्या होता है पथ के समीकरण का मतलब? x तथा y निर्देशांक के बीच में संबंध, x तथा y के बीच में संबंध, x तथा y के बीच में जो संबंध होता है, x निर्देशांक तथा y निर्देशांक के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग कहते हैं पथ का समीकरण। तो देखो, मान लो वस्तु को मैं यहां से प्रक्षेपित करता हूं, देखिए बेटा, तो u वेग से अपन ने इसको प्रक्षेपित किया थीटा कोण पे। किसी भी t समय के बाद, मान लीजिए वस्तु यहां है, इसका x निर्देशांक x और y निर्देशांक y, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वस्तु x की दिशा में यहां पर x दूरी पर है और y की दिशा में यहां से ये जो दूरी है ये y है, यहां से यहां तक ये दूरी y है। तो किसी भी t समय के बाद x हमें लिखना आता है। किसी भी t समय के बाद x क्या होगा? x की दिशा का वेग u cos थीटा इंटू t। यही तो किसी भी t समय के बाद x का निर्देशांक है, क्योंकि u वेग से फेंका है तो x की तरफ जो वेग होगा, x की तरफ जो वेग होगा वो होगा u cos थीटा, एंड y की तरफ जो वेग होगा वो होगा आपका u sin थीटा। x की तरफ वेग होगा u cos थीटा, y की तरफ वेग होगा u sin थीटा। ठीक है साहब, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू होगा आपका u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि y की दिशा में जो दूरी वस्तु तय करेगा y की दिशा में वो होगा आपका y का वेग u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x की दिशा में जो दूरी तय करेगा होगा x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। अब अपने को x तथा y के बीच में संबंध निकालना है, क्योंकि x और y के बीच में संबंध निकालते ही हमें मिल जाएगा पथ का समीकरण। तो एक काम करते हैं, यहां से t का समय निकाल के इसमें रख देते हैं, इन दो जगह पे रख देते हैं, क्योंकि x और y के बीच का जो संबंध होता है वही होता है प्रक्षेपीय पथ का समीकरण। तो बेटा यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा, और t का मान रखेंगे x बटा u cos थीटा। t का मान क्या रखेंगे? x बटा u cos थीटा माइनस हाफ g, फिर यहां से t क्या आ जाएगा? x बाई यू cos थीटा, यह आ जाएगा x बाई यू cos थीटा का होल स्क्वायर, x बाई यू cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अब यहां से ध्यान से देखिएगा, जब आप ये u और u देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, साइन बटा cos हो जाएगा tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं x tan थीटा माइनस g ऊपर में बनेगा x स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आया आपका y, ये है x। अब इसमें ढंग से देखें तो कौन सी भौतिक राशि है जो नियत है? तो मैंने वस्तु को थीटा कोण पे, प्रक्षेपण कोण थीटा है, तो जिस क्षण पे फेंका तो वो थीटा तो फिक्स है। जो ये थीटा वस्तु के गति करने का क्षैतिज से कोण फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने 60 पे फेंका था तो कितने कोण पे फेंका? 60 हो तो फिक्स है, 60 पे फेंका मैंने, तो ये है प्रक्षेपण का कोण, ये 60, ये नियत है। अच्छा, g बटा 2u cos स्क्वायर थीटा ये भी नियत है। तो आप ढंग से देखें, मतलब g तो नियत ही होता है ना, कितने वेग से फेंका था? u वेग से, तो 30 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 30 तो फिक्स है ना, ऐसा तो नहीं बोला कि मैंने u से फेंका, u 30 है तो नियत है। तो ये चीजें फिक्स हो गई। तो यहाँ पे देखिएगा y इज इक्वल टू, इसको अपन बोल देते हैं a और इसको बोल देते हैं b, तो ये दिखाई देगा x माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये आपका जो पथ का समीकरण है कैसा है? परवलयाकार, परवलयाकार पथ पे वस्तु गति कर रहा है।
कोई खास बात नहीं है, बस तो किस तरह के पथ पे गति कर रहा है, परवलयाकार पथ पे गति कर रहा है। तो अभी स्क्रीन पॉज करके यहां तक लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो। अब देखो वस्तु परवलयाकार पथ पे गति कर रहा है, तो यहां से आप रिलेशन देखिएगा, ये वाला टर्म में से अगर मैं x tan थीटा को कॉमन निकाल देता हूं, x tan थीटा कॉमन निकाल दूंगा तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहां से x कॉमन निकाल चुका तो एक x बचेगा, रहने दो, g तो छेड़ा ही मैंने, g तो एज इट इज रहेगा, बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। लेकिन tan थीटा मैंने बाहर निकाला, x tan थीटा, तो x एक तो चला गया, tan थीटा तो यहाँ है ही नहीं, तो जब नहीं होता है कॉमन निकालते तो नीचे डिवाइड कर देते tan थीटा से। tan थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा। अब यहां से देखेंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा तो कॉस थीटा बचेगा, तो ये जो टर्म बनेगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो ढंग से देखिएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आपको नहीं लग रहा है ये रेंज बन गया है, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बटा आर, ये रेंज बन गया। ये है तुम्हारा एक दूसरा सिंप्लीफाइड पथ का समीकरण। ये भी पथ का समीकरण ही है, लेकिन ये पथ का समीकरण थोड़ा आसान सा है उसके तुलना में। आप इसको रट लें, ये बहुत काम आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। कैसे काम आता है, इसको यूज कैसे करना है, मैं अभी आपको सिखाता हूं। लेकिन अभी तक के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्रक्षेप्य पथ के समीकरण का मतलब होता है x तथा y के बीच का संबंध। x क्या है, u cos थीटा इंटू टी, x क्या है, u cos थीटा इंटू टी, y क्या है, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, x क्या है, u cos थीटा इंटू टी, x क्या है, u cos थीटा इंटू टी, y क्या है, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये रहा x और y निर्देशांक का मान। यहां से t निकाल के इसमें रख देंगे, एक ही लाइन में जो आना है पथ का समीकरण आ जाएगा, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, यहां से x tan थीटा को कॉमन निकालूंगा, तो टर्म बनेगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इसको मैं क्या करूंगा कि रट लूंगा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर रट लूंगा। ठीक है, तो ये पथ के समीकरण की पूरी कहानी हो गई। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो देखना, सवाल इस पे पूछा जाता है, यदि प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, यदि प्रक्षेप्य पथ का समीकरण y इज इक्वल टू 4x माइनस 10x स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण y इज इक्वल टू 4x माइनस 10x स्क्वायर दिया है, तो वस्तु का क्षैतिज परास तथा प्रक्षेपण कोण बताएं। वस्तु का क्षैतिज परास तथा प्रक्षेपण कोण बताएं। क्षैतिज परास तथा प्रक्षेपण कोण अपने को बताना है। अब देखिएगा सवाल का सॉल्यूशन। यदि प्रक्षेप्य पथ का समीकरण दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x माइनस 10x स्क्वायर, तो वस्तु का क्षैतिज परास तथा प्रक्षेपण कोण का मान बताएं। अब दो तरीका है, एक तरीका तो ये है कि y इज इक्वल टू आप जानते हैं x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो इसमें से इस इक्वेशन को जो आपको सवाल में दिया है, ये सवाल में दिया है और ये होता है साहब, तो दो चीजें यहां पे समझ में आ रहा है आपको कि ये तुमने पढ़ा है तो ड्राइव किया है। ये तो किसी भी प्रक्षेप्य पथ का समीकरण इसी टर्म्स में होगा, किसी भी तरह के प्रक्षेप्य पथ का समीकरण इसी टर्म्स में होगा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, किसी भी प्रक्षेप्य पथ का समीकरण इसी टर्म्स में होगा। ये होगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर है ये बात। लेकिन जो सवाल में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो यहां से सॉल्व करने का एक तरीका है कि 4x कॉमन निकाल के इसी के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो। तो यहां से 4x कॉमन निकालोगे तो देखो 4x, यहां पे 4x जब जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 10x।
अब 4 एक x तो बाहर चला गया, 4 भी बाहर गया था, 4 है नहीं तो 4 से डिवाइड कर दो, ये टर्म आ गया। अब इसको तुलना करोगे तो देखो x tan थीटा की जगह पे 4x, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, यही तो आ गया प्रक्षेपण कोण। इसी कोण पे तो वस्तु को प्रक्षेपित किया था, तो ये आ गया आपका प्रक्षेपण कोण। और जब यहां से इस वाले चीज को इसके साथ तुलना करोगे, देखो इस वाले चीज को इसके साथ तुलना करोगे तो यहां से तुम्हें मिलेगा 1 माइनस एक्स वाई आर, जो नीचे है आर वो ये रहा 4/10, तो रेंज आ जाएगा आपका 4/10 मीटर। रेंज क्या आ जाएगा 4/10 मीटर। इसका एक दूसरा आसान तरीका और बताता हूं। ऐसे देखो, मान लो वस्तु को प्रक्षेपित किया है, इसका अगर मैं आपसे निर्देशांक पूछूं क्या होता है, तो इसका निर्देशांक आप क्या लिखेंगे 0,0। इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे आप r,0। याद करिए, यहां से जहां से वस्तु को फेंका था यदि उसी को मूल बिंदु मान लिया जाए तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0। यहां से कितने दूरी पे गए, यहां पे r, तो ये हो जाएगा निर्देशांक r,0। और अधिकतम ऊंचाई का निर्देशांक क्या होता है r/2, h, अधिकतम ऊंचाई का निर्देशांक। अरे निर्देशांक का मतलब है x और y का मान। जहां से वस्तु को फेंका वहां पे x का मान भी 0, y का मान भी 0। यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पे देखोगे तो कितना आगे गया r/2 और ऊंचाई कितना है h, तो ये हो जाएगा निर्देशांक। और फिर से जब जमीन पे टकराया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x में तो r दूरी गया, y में क्या आ गया 0। इसका मतलब ये है कि ये भी तो एक x और y के बीच का संबंध है। यदि y को मैं 0 रखूं तो x बराबर r होगा। इस बात को समझने में कोई परेशानी है तो बताइए। अरे भाई, प्रक्षेप्य पथ के समीकरण का क्या मतलब होता है, y और x का रिलेशन। प्रक्षेप्य पथ के समीकरण का क्या मतलब होता है, y और x का रिलेशन। और एक y और x का रिलेशन हमें पता होता है यहाँ पे कि यदि मैं y को 0 रख दूं, वस्तु ऊपर जा रहा है तो y निर्देशांक हो जाएगा, और जैसे नीचे टकराया तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा 0। जैसे मैं y को 0 रखूं तो x बराबर r होगा। तो ये तुम्हारा दिया हुआ था, इसका सॉल्यूशन समझना बेटा ढंग से। ये तुम्हारा दिया हुआ तो y को 0 रख दो, x को r लिख दो, तो ये 4r माइनस 10r स्क्वायर, 10r स्क्वायर, r से r कटेगा तो ये r बचेगा, तो r बराबर आ गया आपका 4/10 मीटर। 4/10 मीटर सर, क्लियर है। तो फिर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि y को 0 रखा, जैसे y को 0 रखा तो 4x बराबर 10x स्क्वायर, x जब r रख देंगे 4/10 आंसर आ गया। मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर सिंप्लीफाई करके कंपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ा, ना तो मैं कंपेयर करा ना ही सिंप्लीफाई करा, सीधा आंसर आ गया, y को 0 रख दो, x बराबर r हो जाएगा। प्रक्षेप्य पथ के समीकरण का क्या मतलब होता है, x तथा y के बीच में संबंध। प्रक्षेप्य पथ के समीकरण का मतलब होता है x और y के बीच का संबंध। और यहाँ पे x और y के बीच का एक संबंध पता है कि अगर y को 0 रखता हूं तो x बराबर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x बराबर r आ जाएगा। तो स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आपने लिख लिया, आगे देखिए। तो इस तरह के कभी भी सवाल आपसे आपके पूछे जाते हैं, जैसे √3x माइनस 1/√3x स्क्वायर, तो प्रक्षेपण कोण तथा क्षैतिज परास बताएं। प्रक्षेपण कोण तथा क्षैतिज परास बताएं। तो क्या करेंगे, अब देखिए प्रक्षेपण कोण तथा क्षैतिज परास निकालने के लिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे ये पथ का समीकरण है। अच्छा, ये लिख लेना, यहाँ पे पथ का समीकरण है, पथ का भी समीकरण नहीं, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है। ये क्या है, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। तो ये दिया हुआ है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, आपको हल करना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्षैतिज परास निकालना है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही आप x को r रखेंगे तो y 0 हो जाएगा। अगर x को r रखेंगे y 0, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 1/√3x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब ये क्या है, ये r हो जाएगा। x स्क्वायर मतलब ये क्या है कि ये r हो जाएगा। क्लियर है ये बात।